तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी बस्ती में जहां जिंदगी हर दिन एक ही तरह आराम से बहती थी। लोग अपने छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे और शाम होते ही हर घर में शांति छा जाती थी। वहीं एक ऐसी रात आई जो सब कुछ बदल कर चली गई। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन ली। सुबह जब सूरज उगा तो लोगों ने उस रात को किसी बुरे सपने की तरह नहीं भुलाया, बल्कि उस रात की तस्वीर हर किसी के जहन में इतनी गहरी छाप छोड़ गई जैसे किसी पुरानी हॉरर कहानी का हिस्सा हो। रघु कॉलोनी, जहां रोज रात के 10 बजे बाद हर गली अंधेरे में डूब जाती थी, उस रात वहां ऐसा अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था जो किसी पैरानॉर्मल कहानी की शुरुआत लग रहा था। रात के लगभग 3 बजे का वक्त था जब पूरी कॉलोनी गहरी नींद में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उस खामोशी को तोड़ती हुई एक जोर की आवाज सुनाई दी। एक आदमी किसी के दरवाजे पर इतनी ताकत से मार रहा था जैसे उसे किसी शैतान से अपनी जान बचानी हो। वो आदमी था चेनैया, कॉलोनी का एक पुराना निवासी। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जैसे किसी बड़े हादसे की दस्तक हो। उसकी चीख पुकार इतनी तेज थी कि लोग हिचकिचाना भूल गए और अपने बिस्तर छोड़कर तुरंत दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े। जब लोगों ने दरवाजे खोले तो सामने एक आदमी था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसके चेहरे पर डर, असहायता और दर्द का मिला जुला भाव था। चेनैया की आंखें लाल थी, आंसू से भरी हुई। उसका गला भारी आवाज में कांप रहा था। उसने संभलते हुए सिर्फ इतना कहा कि मेरी पत्नी रचिता अचानक से चीखने लगी और फिर बस चुप हो गई, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसकी बातों में उलझन के साथ साथ डर भी था। उसने बताया कि उन्होंने रात को दही भात खाया था और उन्हें शक था कि दही शायद खराब होगा। रचिता ने वो दही बाजार से खरीदा था और उसके बाद सही ना सिर्फ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी बल्कि बच्चों ने भी उलझन महसूस करना शुरू कर दी थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अभी तक किसी को असली वजह का पता नहीं पड़ा था। कॉलोनी के लोग तुरंत हरकत में आ गए। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई अपनी कार की चाबी उठाने गया। बिना किसी डर के रचिता को एक चादर में लपेट कर कार में ले जाया गया ताकि उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हर सेकंड इम्पोर्टेंट लग रहा था, लेकिन चेनैया, जो अपनी पत्नी के लिए सबसे ज्यादा चिंतित था, उस वक्त रुक गया। उसने कहा, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, वो अकेले हैं, मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ। आप लोग रचिता को लेकर तुरंत जाइए, मैं बाद में आता हूँ। उसकी आवाज में एक साफ बेजुबान दर्द था, लेकिन उसने जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया। पड़ोसी भी समझ गए कि इस वक्त वो दोनों जगह नहीं संभाल सकता, लेकिन उस वक्त किसी भी इंसान को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जिनके लिए चेनैया रुक गया था, जो बच्चे सो रहे थे, वो अब कभी नहीं जागेंगे। हर किसी को लगा कि शायद बच्चे अभी बिस्तर में सो रहे हैं, बेपरवाह, इस मुश्किल से अनजान। लेकिन उनकी नींद सिर्फ एक रात की नहीं थी, वो एक ऐसी नींद थी जिसमें कभी भी सुबह नहीं होती, क्योंकि हर किसी का ध्यान हॉस्पिटल की तरफ था। लेकिन असली तूफान तो चेनैया के घर के अंदर एक बंद कमरे के अंदर चुपके से अपना काम कर चुका था। उस वक्त कॉलोनी के लोगों के दिमाग में सिर्फ यह था कि रचिता की तबीयत ठीक हो जाए, पर उन्हें क्या पता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। जब एक पड़ोसी जो चेनैया का पुराना दोस्त था और उसके परिवार के बहुत करीब था, बेचैनी से उसके घर के अंदर गया तो उसने जो देखा, उसने उसका पूरा जिस्म कांप दिया। वो सिर्फ बच्चों को देखने गया था। उसने सोचा था कि उन्हें उठा दिया जाए, पानी वगैरह पिला दिया जाए, लेकिन जैसा दृश्य उसने देखा वो किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। घर के एक कमरे में एक पुराने से कंबल के नीचे 3 छोटी लाशें बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी। 2 छोटे लड़के और एक नन्ही सी लड़की। सबकी आंखें बंद थी, चेहरे शांत थे, जैसे बिना किसी तकलीफ के चले गए हों, पर हकीकत में उनके जिस्म इतने ठंडे थे कि उस शांति के पीछे सिर्फ मौत थी। वो पल उस आदमी के लिए जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया था। पूरी कॉलोनी, जहां लोग अब तक सिर्फ अंधेरे और कंफ्यूजन में थे, अब एकदम से दर्द और गुस्से से भर गए। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और सिर्फ 10 मिनट में पूरा घर पुलिस टेप से घिर चुका था। हर कोने में सिर्फ एक ही चीज थी, मौत का सन्नाटा। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक बोझ होता है और जो हर सांस के साथ महसूस होता है। वो घर जो कभी मुस्कुराता था, जहाँ से बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, उस घर के हर कोने में अब सिर्फ एक ठंडी हवा थी जो दिल को चुभ रही थी। ऐसा सन्नाटा जहाँ चीखने का भी मन नहीं करता, जैसे चीख भी उस माहौल में अपनी बेइज्जती महसूस कर रही हो। हर कोई बस यही सोच रहा था कि जिंदगी ने इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया, सब कुछ एक पल में कैसे खत्म हो गया। और जब फोरेंसिक टीम साइट पर पहुंची तो उन्होंने बिना देर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले सोचने का तरीका वही था जो आमतौर पर होता है, फूड पॉइजनिंग। पुलिस ने सोचा कि शायद रात का खाना ही खराब था, शायद दही में कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, या फिर खाना बनाते वक्त उसमें कोई छिपकली या फिर जहरीला कीड़ा गिर गया होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर पहले ब्लेम खाने पर ही जाता है। पर जैसे ही पुलिस ने चेनैया से डिटेल में सवाल करना शुरू किए, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जवाब, सब कुछ एक अजीब और उलझन भरे पैटर्न में बदलने लगे। पुलिस को हर जवाब के पीछे कुछ छुपा हुआ महसूस होने लगा। वो आदमी जो पहले टूटे हुए इंसान की तरह लग रहा था, अब हर एक सवाल पर या तो घबराता या बचने की कोशिश करता। आंखों का कांटेक्ट तोड़ना, हाथों का कांपना और कुछ सवालों का गोलमोल
जवाब देना, सब कुछ यह इशारा देने लगा था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल पॉइजन केस नहीं था। शक बढ़ता जा रहा था और कहानी का असली अंधेरा अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। चिन्नैया ने पुलिस को बताया कि वो शाम के लगभग 10 बजे संगारेड्डी से चंद्रनगर गया पानी के टैंकर की एक डिलीवरी के लिए। उसने कहा कि टैंकर देर से भरा गया इसलिए रात के करीब 3 बज गए। इसके बाद जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि रचिता तकलीफ में है। उसका चेहरा उदास था और हालत कुछ अजीब सी थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब उससे थोड़ा और गहराई से पूछा तो कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनके जवाब चिन्नैया के पास नहीं थे। उसके जवाब या तो गोलमोल थे या उनमें सच्चाई का वजन नहीं था। पुलिस का शक अब और गहरा हो गया, लेकिन असली तूफान अभी आया नहीं था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखी गई तो उस रिपोर्ट ने पूरा खेल ही पलट दिया। रिपोर्ट ने बताया कि बच्चों की मौत किसी भी तरह के जहर या फूड पॉइजनिंग से नहीं हुई, बल्कि उन्हें जबरदस्ती तकिए से दबाकर मारा गया था। ये एक्सीडेंट नहीं था, यह किसी ऐसे इंसान का प्लान था जो उन पर भरोसा करता था या जिनके ऊपर उनका पूरा भरोसा था। वो घर जहाँ माँ की गोद सबसे सेफ जगह होती है, उस गोद में मौत चुपके से रख दी गई थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी और अब उनका फोकस था मोटिव और मास्टरमाइंड। जब उन्होंने रचिता का फोन अनलॉक किया तो उसमें छुपी हुई दुनिया एक नया सच उगल बैठी। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज लॉग्स, व्हाट्सएप चैट्स, सब कुछ जैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि यह कहानी सिर्फ एक माँ और उसके बच्चों तक सीमित नहीं थी। एक और आदमी था इस कहानी में, शिवा, जो नालगोंडा का रहने वाला था। उसका रचिता के साथ लगातार कांटेक्ट था, रोजाना कॉल्स, रेगुलर चैटिंग, और शॉकिंग बात तो यह थी कि मर्डर वाली रात भी उन दोनों के बीच एक लंबी कॉल हुई थी जब एक माँ अपने बच्चों की नींद को हमेशा के लिए मौत में बदल रही थी। उस रात उसने अपने लवर से बात की थी। वो रिश्ता जो छुप छुप कर पल रहा था, उसने 3 मासूम जिंदगियों की बलि ले ली थी। जब पुलिस ने रचिता को इंटेरोगेशन रूम में बिठाया तो पहले तो वो सिर्फ रोती रही, हर सवाल का जवाब आंसुओं से देने की कोशिश करती रही, डर का नाटक करती रही जैसे वो खुद किसी भयानक हादसे की विक्टिम हो। लेकिन पुलिस को इमोशन से नहीं, सबूतों से फर्क पड़ता है। जैसे ही उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी गई, उसका पूरा झूठ खुद ब खुद सामने आ गया। उसके आंसू सूख गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। और तब उसने थक कर कॉन्फेस किया कि हाँ, उसी ने अपने बच्चों को मारा है, एक एक करके। जब वो मासूम सो रहे थे तब उसने अपने हाथों से उनकी सांसें छीन ली, तकिए से दबाकर, बिना किसी चीख, बिना किसी चिल्लाहट, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी गद्दार एक माँ ही हो। और उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने एक्टिंग की, डर दिखाया, लोगों को यह भरोसा दिलाया कि सब खाने की वजह से हुआ है। वो चिल्लाई, रोई, हॉस्पिटल गई, लेकिन असली ड्रामा तो उसने घर के अंदर अंधेरे में खेल दिया था। उसका मोटिव साफ था और सिर्फ एक था, कैसे भी करके शिवा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना। एक बड़ा कंचा था उसके बच्चे, क्योंकि शिवा ने साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नहीं सकता। ये बात रचिता के दिमाग में एक जहरीले नाक की तरह घुस गई। डिवोर्स की लीगल प्रोसेस लंबी थी, शिवा इंतजार नहीं कर रहा था और रचिता के लिए वक्त निकलता जा रहा था। उसने सोचा अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो उसकी नई जिंदगी कभी शुरू नहीं हो पाएगी और बस उस दिन माँ होने का मतलब उसके लिए खत्म हो गए। पुलिस के सामने उसने बिना किसी शर्म के कहा, अगर मेरा प्लान काम करता तो मैं चिन्नैया को भी मार देती। उसकी आंखों में ना कोई पछतावा था, ना दर्द, जैसे इंसानियत उसके अंदर से निकल चुकी हो। उसके लिए सब कुछ एक रुकावट था, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे, सब। उसके लिए सिर्फ एक फ्यूचर था जिसमें शिवा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। 3 अप्रैल 2025 को रचिता और शिवा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों संगारेड्डी जेल में है। कानून अब अपना काम करेगा। शायद उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, शायद वो जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे छोड़ दिए जाए, शायद इंसाफ हो जाए। लेकिन एक सवाल जो कभी मिट नहीं सकता, जो गया उसका क्या? चिन्नैया के लिए जिंदगी उसी रात खत्म हो गई। उस रात उसके घर में सिर्फ 3 लाशें नहीं मिली थी, उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका सपना, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया था। जिस औरत को उसने अपना जहां समझा, उसने ही उसका जहां छीन लिया। और जिन बच्चों की हंसी उस घर में गूंजती थी, अब उनकी यादों में सिर्फ सन्नाटा रह गया था। जिस देश में माँ को देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में एक माँ ने अपनी ही गोद में पलती जिंदगियों को मार दिया था, बिना किसी चीख, बिना किसी अफसोस के। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह इंसानियत के गिरने का सबसे बड़ा सबूत था। जब एक माँ अपनी ख्वाहिशों के लिए माँ होने का धर्म भूल जाए तो सिर्फ एक गुनाह नहीं होता, एक मिसाल बनती है। एक ऐसी मिसाल जो समाज को हमेशा याद रहती है। एक कहानी जो सिर्फ दर्द नहीं देती, एक सिलसिला बन जाती है। एक वार्निंग जो कभी कभी सबसे खतरनाक हालत पैदा कर देती है, जब मौत घर के अंदर होती है और कातिल एक माँ होती है। खैर, जिसे जाना था वो जा चुका है। जिन्होंने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया वो कानून की गिरफ्त में है और एक ना एक दिन कानून उन्हें उनके किए की सजा भी उन्हें दे ही देगा। लेकिन इस देश में और ना जाने ऐसे कितने ही दयनीय अपराध और अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और अगर आप उन सभी अपराधों और अजीब गरीब घटनाओं से अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो ज्यादा से भी पसंद आई हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी
करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।